जैसे कि कक्षा छठी का मैथ्स का पेपर है, तो उसके लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को निकाला गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ निकाले हैं, तो उसको हम देखेंगे और मैं पूरे प्रश्न पत्र को यहाँ हल करके बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, और ये कक्षा छठी के छात्रों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इस पूरे वीडियो को और पूरे प्रश्न पत्र को हल करें। इसमें मैंने साथ में आपको उत्तर भी बताया गया है, तो आप उसको निश्चित ही देखें और अपना अध्ययन करें और सुबह के प्रश्न में अपने अच्छे अंक प्राप्त करें। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले गए हैं, जैसे हमारा वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 और दिनांक हमारा 28/2 को पेपर रहेगा गणित का कक्षा छठी के लिए। तो जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव यानी सही विकल्प वाले प्रश्न आते हैं। तो पहला जैसे प्रश्न है हमारे पास, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? तो प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे जो अनंत तक जाती है वही हमारी प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है वह हमारी प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर रहेगा 1। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है हमारा, तो इसी प्रकार हमारा प्रश्न दूसरा है, एक संख्या 2 से तथा 3 से विभाज्य है तो वह संख्या सदैव विभाज्य होगी। मतलब हमें ऐसी संख्या देखना है कि जो 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो ऐसी संख्या कौन सी रहेगी, यानी वह और किस संख्या से विभाज्य हो सकती है। तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी वह 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा आंसर रहेगा कि वह 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। प्रश्न तीसरा हमारा, प्रश्न तीसरा है, आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? तो आधा घूर्णन, अगर आधा घूर्णन का मतलब होता है एकदम से आधा, जैसे हमारी ये पेन का ढक्कन है, अगर इसको आधा घुमाया जाए तो यानी आधा का मतलब होता है पूरा इस प्रकार घुमाया जाए, तो इस प्रकार घुमाने पर आधा घूम गया। तो जैसे ये एरो है, ये कि इसको पकड़ के सिर्फ आधा अगर घुमाया जाए, यहाँ तक लाया जाए, तो इसमें हमारा एक सरल रेखा पे कोण बनेगा, जिसको हम सरल रेखा का कोण बोलते हैं, और इस सरल रेखा के कोण को ऋजु कोण भी बोला जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हमारा रहेगा सरल या ऋजु कोण। प्रश्न चौथा है हमारा, पूर्णांक संख्या 0 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो वैसे 0 पूर्णांक होता नहीं है, तो 0 को हम देखेंगे कि 0 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो 0 से पहले जो भी संख्या आती है वह माइनस में होती है। तो 0 से पहले हमारा जो रहेगा, हम इसमें से -1 कम करेंगे, तो यानी 0 में से कुछ भी कम नहीं होगा, तो सिर्फ हमें -1 हमारा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हमारा 1 रहेगा, ये हमारा उत्तर रहेगा। प्रश्न पांचवा, यदि संख्या x में से 3 को कम करना हो तो इसको किस प्रकार दर्शाएंगे? x में से 3 कम करना, अगर x के स्थान में कोई संख्या होती तो हम उसमें से 3 कम करते, तो उसको कैसे लिखते? x - 3। इस प्रकार हम x - 3 लिखेंगे, यानी इसको x - 3 से दर्शाएंगे। यहाँ वैसे ही प्रश्न में दे रखा है x में से 3 को कम करना, तो x में से 3 को हमने कम कर दिया। ये 5 प्रश्न हो गए। अब हमारा आता है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान हमने निकाले हैं कुछ, तो आइए देखते हैं रिक्त स्थान को भी। तो रिक्त स्थान हमारा रहेगा, जैसे प्रश्न 6 है, यदि एक कोण समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा हो तो वह कोण कहलाता है। मान लिया जाए समकोण हमारा ऐसा बनता है बिल्कुल 90 डिग्री का, तो ये समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से बड़ा, तो ये हमारा ऋजु कोण होता है सरल रेखा पर,
हम सरल रेखा पर ऋजु कोण बनाते हैं तो इसके बीच का मतलब होता है कि इस प्रकार का कोण, जिसको हम अधिक कोण बोलते हैं, यानी समकोण से बड़ा हो तो उसको अधिक कोण बोलेंगे। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में हमारा आ जाएगा अधिक कोण, यानी ये रहेगा हमारा अधिक, ये रिक्त स्थान रहेगा। -4 को संख्या रेखा पर शून्य के और किस ओर, शून्य के ओर दर्शाएंगे, शून्य के किस तरफ दर्शाएंगे, तो हमारा दायां और बायां होता है। संख्या रेखा हमारी ऐसी होती है, हम संख्या रेखा खींचते हैं और इसमें बीच वाले बिंदु में शून्य और इधर प्लस में संख्या लिखी जाती है 1 1 2 और ये 3 और ये 4, और ऐसे ही इधर विपरीत में -1 -2 -3 और -4। तो इधर का हमारा बाईं ओर होता है, बाईं और इधर दायां, तो ये शून्य के बाईं ओर है। किधर है? बाईं ओर, बाईं ओर। तो यहाँ लिख देंगे शून्य, -4 जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है हमें? बाईं ओर। तो -4 को संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर दर्शाएंगे। अब अगला सवाल है हमारा, संख्याओं के वे संग्रह हैं जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? मान लिया जाए कुछ भी हमारे पास ऐसे संख्या दी जाती है और उनके द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त होती है, तो इनको हम आंकड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंकड़ा। इन संख्याओं के समूह को, यानी संख्याएं जो दे रखी होती है सूचनाओं के लिए, तो उनको बोलेंगे आंकड़े। तो यहाँ हमारा रिक्त स्थान में हम लिख देंगे आंकड़े, आंकड़े। तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार हमारे ये रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है हमारा, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग है जिसकी 4 सेंटीमीटर भुजा है, जैसे ये वर्ग है, इसकी 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो चारों तरफ यानी भुजा 4 गुणा भुजा लिख देंगे हम, 4 गुणा भुजा, तो ये हो जाएंगे 4 गुणा 4 यानी 16। तो हमारा यहाँ 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप आएगा 16 सेंटीमीटर सेमी, यानी 4 एक वर्ग के परिमाप में एक भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखी, तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो वो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा, ना 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अगला दे रखा है संख्या 2,44,070 की परवर्ती है, संख्या ज्ञात करना है। तो परवर्ती में क्या होता है? एक प्लस करना होता है, तो जैसे 2,44,070 में हम +1 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 71, यानी 2,44,071 ये हमारा परवर्ती रहेगा। तो इसका रिक्त स्थान का आंसर आ जाएगा ये 70 की जगह 71, एक बढ़ा करके हम उसको लिख देंगे। अब आते हैं हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न। जैसे यहाँ दे रखा है संख्या 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखी, तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हम यहाँ लिख देंगे। 15 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है वह अभाज्य होती है। तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे हम। 2 अभाज्य रहेगा हमारा, 3 भी अभाज्य, 5 7 11 और 13 ये सभी हमारे अभाज्य संख्या हैं। अब यहाँ लिखा है -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखना है। तो पूर्णांक हमारा होता है कि या तो प्लस की कोई संख्या या माइनस की संख्या। तो 10 से छोटे पूर्णांक हमारे हो जाएंगे। अच्छा, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही छोटी होती है। तो हम यहाँ से -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखेंगे, 4 पूर्णांक। तो ये हो जाएगा हमारा -11, क्योंकि ये माइनस में रहेगी तो ये 10 से छोटी रहेगी, फिर -12, फिर -13 और
14। हमें 4 लिखना है तो 4 तक ही लिखना है। अगला सवाल है हमारा 13। इस सवाल में हमें दे रखा है यदि x बराबर 4 हो तो x प्लस 5 का मान क्या होगा। अब हमें यहाँ x बराबर 4 दे रखा है, यानी जहाँ x लिखा है वहाँ हमें 4 लिखना है और उसको हल करना है। तो अब यहाँ हल में लिखेंगे x बराबर 4 और फिर जैसे कि ये हमारा समीकरण दे रखा है x प्लस 5, तो जहाँ x लिखा है वहाँ पे 4 लिखना है, 4 लिख दिया प्लस 5। अब यहाँ पे हमें दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, तो जोड़ करके लिखेंगे तो 2 ही हो जाएंगे 9, यानी x प्लस 5 का मान हमारा 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो रामानुजन संख्या कहलाती है। ये संख्या रामानुजन 1729, यही हमारी रामानुजन संख्या कहलाएगी। 1729 हमारी रामानुजन संख्या होती है। फिर अगला दे रखा है 35 और 50 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं लिखिए। तो यहाँ लिखा है कि 35 और 50 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो इनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं हम सारी संख्याओं को लिख देंगे, यानी 35 और 50 के बीच की जो संख्या हैं उन संख्याओं को लिख देंगे। तो 35 के बाद हमारा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और ये हो जाएगी 49, क्योंकि 35 और 50 के बीच की हमें लिखनी है तो ये संख्या लिखेंगे इनको। अगला सवाल हमें दे रखा है तो यह लिखेंगे हल में किरण हमारी हो जाएगी OA, एक किरण रहेगी, ऐसे बना देंगे तो ये किरण का रहेगा। फिर OC भी हमारी एक किरण है, इसी प्रकार ON भी हमारी एक किरण है और OB भी हमारी एक किरण है। तो हमें सिर्फ 2 लिखनी है, तो आप चाहे तो कोई सी भी 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार हमारी उत्तर हो जाएंगे। तो आप 2 किरण का नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में समानांतर भुजाओं के नाम लिखिए। समानांतर, तो समानांतर हमारी भुजाएं, जैसे कि ये आमने सामने की भुजाएं समानांतर रहेगी, तो यहाँ लिखेंगे समांतर भुजाएं। तो समानांतर भुजाएं हो जाएगी हमारी BC समांतर हो जाएंगी AD के, और इसी प्रकार दूसरी भुजा AB समानांतर हो जाएगी DC के। यही हमारा उत्तर होएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, लता ने 9.50 रुपये का एक पेन खरीदा और 2.50 रुपये की एक पेंसिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो हमें खर्च बताना है कि उसने कितने रुपए खर्च किए। अब हमें बताना है कि कुल उसने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे पेन का मूल्य। पेन कितने का खरीदा, 9.50 रुपये। फिर पेंसिल का मूल्य लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हमारा हो जाएगा 2.50, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट और इनको प्लस कर देंगे। तो 0 और 5 5 10 की शून्य, हाथ आएगा 1, 11 और 1 12, तो हम लिख देंगे 12.00। तो यहाँ लिख देंगे उसने कुल कितने खर्च किए, तो लिख देंगे लता ने कुल 12.00 रुपये खर्च किए। यही उसके उत्तर होगा। प्रश्न 19 है, इस प्रश्न 19 को हम देखेंगे।
जैसे इसमें लिखा है किसी मोहल्ले के व्यक्ति द्वारा पसंद की गई कारों के रंगों की सूचना निम्नांकित चित्रालेख द्वारा दी गई है। ये चित्र दे रखा है और इसमें हमें नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना है और कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं उनकी बताना है और कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सिंबल दे रखा है, इसके बराबर 10 व्यक्ति होते हैं। एक सिंबल बराबर 10 व्यक्ति होते हैं। तो जैसे एक सिंबल बराबर हमारे 10 व्यक्ति होते हैं, 2 सिंबल में ए वाले का उत्तर हो जाएगा हमारा नीला रंग। कितने व्यक्ति? 50 लोग पसंद करते हैं। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या बताना है। तो 5 सिंबल दे रखा है, तो एक सिंबल हमारा 10 के बराबर होता है, यानी ये 50 व्यक्ति हो जाएंगे। ए वाले प्रश्न का उत्तर रहेगा 50 व्यक्ति नीला रंग पसंद करेंगे। 50 व्यक्ति नीला रंग पसंद करते हैं। इस प्रकार 19 का ए वाला हो गया। बी वाला हमें दे रखा है, बी वाले में प्रश्न लिखा है कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। तो हरा रंग में हमारे 4 सिंबल दे रखा है, तो 4 गुणा 10 गुणा 4 कर देंगे हम, तो ये हो जाएंगे 40 व्यक्ति। तो यहाँ लिख देंगे हम 40 व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं। इस प्रकार हो गया। सी वाला हमारा हो जाएगा कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। तो सबसे कम हमारा जिसमें 2 सिंबल बने हैं 20 व्यक्ति होंगे जो सफ़ेद रंग। अब जैसे हमारा अगला प्रश्न है 20वां। माँ ने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने 100 लड्डू दिए हो तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए। तो यहाँ पे कुल कितने लड्डू बनाए ये हमें पता नहीं है, सिर्फ 100 लड्डू जितने बांट दिए गए उन सबको 1 से लिखा और 5 लड्डू शेष बचा। तो हम लिखेंगे बांटे गए लड्डू 1 से हैं और शेष बचे लड्डू 5। तो कुल लड्डू हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुल लड्डू हमें बताना है। तो इसको लिख देंगे 1 से हमारे पास कोई संख्या नहीं है, तो ये अगर संख्या होती है तो इसको और इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन हम 1 + 5 लिख देंगे तो यही लड्डू होएंगे, यानी कुल लड्डू हमारे पास हो जाएंगे 1 + 5 लड्डू। यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार अब अगला प्रश्न है हमारे पास 21वां। इसको देखेंगे हम। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। योगफल मतलब जोड़, योग मतलब जोड़ना दोनों संख्याओं को। तो हम हल लिखेंगे और हल में हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपको पता होगा। तो 4 अंकों में यानी 9999 हमारे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 5 अंक में हमें देखेंगे, इसमें 4 अंक की बड़ी संख्या करी थी, इसमें 5 अंक की छोटी संख्या। तो ये हो जाएगी हमारी 10,000। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, मतलब हमें ये संख्या जोड़ना है। तो 9 के 9 ही 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 और ये जाएंगे हमारे पास 19,999। तो यही हमारा उत्तर होगा। तो दोनों का योगफल हो जाएगा, योगफल बराबर हम लिख देंगे 19,999। चाहे जितना बड़ा सकते
बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। रेखा दोनों तरफ अनंत तक जाती है, रेखा दोनों तरफ 23वां, जिसका उत्तर जैसे 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फ्रेम को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका परिमाप, फ्रेम की लंबाई, हमें फ्रेम की लंबाई निकालना है। दे रखी है हमें लंबाई 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दे रखी है, फ्रेम की चौड़ाई हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें अब परिमाप निकाल लेंगे और परिमाप निकालने के बाद पूरे फ्रेम की जितनी लकड़ी की आवश्यकता लगेगी वो हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप, फ्रेम का परिमाप। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, इसका एक फार्मूला होता है 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है 32 प्लस 21, दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 53, और 53 का हमें गुणा कर देना है 2 में, तो ये हो जाएंगे 106 सेंटीमीटर। तो फ्रेम की लकड़ी की आवश्यक 106 सेंटीमीटर रहेगी। यही हमारा उत्तर रहेगा। तो ये 24 का हल है, हमारे प्रश्न क्रमांक 24 का हल, जिसमें राज की दूरी 9 किलोमीटर चली गई है और जोसेफ की दूरी 12 किलोमीटर, दोनों का अनुपात हमने ज्ञात किया है। ये उसका हल है। 25 का हल हम देखेंगे। 25 हमारे पास है, जैसे प्रश्न लिखा है 5/6 मीटर लंबे कपड़े में से यदि 3 मीटर कपड़ा कम कर दिया जाए तो शेष कपड़े को हमें देखना है। तो जैसे कुल कपड़ा हमें दे रखा है, कुल कपड़ा 5/6 मीटर। अब इसमें से कम किया कपड़ा, तो कम हम कितना करा, 3/4 मीटर। अब हमें इसमें से इसको कुल कपड़े में से घटा लेंगे तो जो शेष बचेगा उस कपड़े का मान आ जाएगा। शेष बचा कपड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 माइनस 3/4। अब भिन्न को हम किस प्रकार घटाएंगे, ये हमारा एक बन के भिन्न आ गया, तो इसमें यहाँ गुणा कर देंगे ने 20 माइनस 18 बटे में 6 चौके 24। 20 में से हमें 18 घटाना है तो ये 2 बचेगा और ये हो जाएंगे हमारा 24। अब इसमें भाग दे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/12 मीटर कपड़ा शेष बचा। यही हमारा उत्तर होगा। लास्ट सवाल है हमारा 26। इसमें दे रखा है अंकों 8, 7, 5, 4 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की से बनी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है और उसके बाद में इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना है और उसका अंतर हमें ज्ञात करना है, उसको घटाना है। तो इसका भी हल हम देख लें। 26 का हल हम देखेंगे। 26 का हल हम देखेंगे तो अब हमारे पास अंक हैं 8, 7, 5 और 4 से हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे इन अंकों से। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 8, 7, 5 और 4, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या। तो हमें इन अंकों को पलट के लिख देंगे, छोटी संख्या बन जाएगी 4, 5, 7, 8। अब हमें अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर
बराबर माइनस इसमें से हम घटा देंगे तो 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ 4 बचे, 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और 8 में से 4 जाएंगे तो 4, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा निकल के 4174। ये उत्तर आएगा। इस प्रकार दोस्तों हमें सारे पूरे प्रश्न पत्र का हल मैंने आपको करके बता दिया। अगर अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आपको इनको रिवीजन करना है, इन सवालों को हल करना है। आपको आशा है कि निश्चित ही आपको पूरे अंक मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।